भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जहां एक तरफ कूटनीति के झूठे और खोखले अखाड़े में आसिम इफ्तिखार जैसे पाकिस्तानी नुमाइंदे बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद इस्लामाबाद और कराची की सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम दो वक्त की रोटी तक की नसीब नहीं कर पा रही है। कंगाली, कटोरा और बदहाली के सबसे गहरे दलदल में फंसा ये मुल्क दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। आटे की एक बोरी के लिए वहां की बेबस जनता ट्रकों के पीछे अपनी जान दांव पर लगाकर भाग रही है और हुक्मरानों की नालायकी के सबब पूरी देश में हाहाकार मचा रहे हैं। जो देश अपनी जनता को सूखी रोटी और बुनियादी बिजली तक मुहैया नहीं करवा पा रहा, पूरी तरह नाकाम हो चुका है और दुनिया के कोने कोने में भीख मांग रहा है, उसकी जमीन पर पलने वाली कंगाली ने इस तथाकथित पाक सरजमी को जहन्नुम बना दिया। फिर भी इनका कूटनीतिक दिवालियापन देखिए कि आम आवाम की इस चीख पुकार को अनसुना कर कर कंगाली की चादर ओढ़े ये हुक्मराने आज भी बेशर्मी से भारत के खिलाफ अपनी नापाक कूटनीति का जहर उगलने और अपनी फितरत को मुताबिक कश्मीर का झूठा विलाप करने के में अंदर मशरूफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। सन्नाटा, घोर कूटनीतिक सन्नाटा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गलियारों में उस वक्त जैसे वक्त ठहर गया जब भारत ने भरी महफिल में पाकिस्तान के उस घिनौने और छुपे हुए चेहरे से नकाब उतार फेंका, जिससे वो बरसों से अमन का चोला पहनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बीजिंग और इस्लामाबाद की जुगलबंदी ने मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसी गहरी कूटनीतिक साजिश रची थी जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति की आड़ में भारत की पीठ में खंजर घोंपना था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश इस बार सिर्फ जवाब देने नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत के कूटनीतिक दिवालियापन के परकच्छे उड़ाने के इरादे से आए हैं। सह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्षता का ढोंग करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने जैसे ही अपनी पुरानी और घिसी पिटी फितरत के मुताबिक कश्मीर का राग छेड़कर इस गिरमियाई मंच पर राजनीतिकरण करने की नापाक जरूरत करी, भारत के खेमे से निकले शब्दों के तीखे तीरों ने इस्लामाबाद के उस पूरे प्रोपेगेंडा को पल भर में मटिया मीट कर दिया, जिसे पूरे हॉल में एक ऐसा खौफनाक और सस्पेंस से भरा सन्नाटा पसर गया कि पाकिस्तान को जैसे सांप सूंघ गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस अखाड़े में भारत ने साफ कर दिया कि जो मुल्क खुद अपनी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी चलाता हो, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था कर्ज और कंगाली के दलदल में धंसी हो, वो भला किस मुंह से दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर न्याय और मानव अधिकारों की दुहाई दे रहा है। भारत ने बेहद कड़े और दो टूक लहजी में ये हुंकार भरी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का वो अटूट और मुकम्मल हिस्सा है जिसे छूने की औकात भी किसी महाशक्ति में नहीं है। ये भारत का आंतरिक मामला था, है और हमेशा रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के कोई भी गीदड़ भक्की या झूठी बयानबाजी इस शाश्वत सत्य को कभी भी बदल नहीं सकती। पाकिस्तान हर बार जिस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 47 का रोना रोकर दुनिया की हमदर्दी बटोरने की नाकाम कोशिश करता है, असल में वो खुद ही उसका सबसे बड़ा गुनहगार और उल्लंघन करता है, क्योंकि अप्रैल 1948 में उस प्रस्ताव में साफ तौर पर यह हुक्म दिया गया था कि पाकिस्तान को कश्मीर के उन सभी हिस्सों में अपनी फौज, सुरक्षा बल और नागरिकों को फौरन वापस बुलाना होगा जिस पर उसने जबरन और नाजायज कब्जा कर रखा था। लेकिन इस्लामाबाद ने उस हुक्म की हमेशा अवहेलना की है और आज भी इन इलाकों पर अवैध रूप से कुंडली मारकर बैठा है। हैरानी की बात तो ये है कि जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने अपना नाजायज कब्जा जमा रखा है, वहाँ के स्थानीय कश्मीरी अब उसकी दमनकारी नीतियों और क्रूर शासन के खिलाफ बगावत पर उतर आए।
और इस अंदरूनी तबाही को दुनिया से छिपाने के लिए झटपटा रही पाकिस्तानी सेना वहां के बेकसूर लोगों की आवाज को संगीनों और बंदूकों के दम पर बेरहमी से कुचल रही है, जिसके चलते केवल इसी महीने के भीतर 20 से अधिक बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो पाकिस्तान के मानवाधिकारों के झूठे ढोंग का पूरी तरह से पर्दाफाश करता है। भारतीय प्रतिनिधि ने इस मौके पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं धोया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के पुराने और सड़ चुके ढर्रे की समीक्षा करने की भी पुरजोर वकालत करते हुए उन महाशक्तियों को भी आड़े हाथों लिया जो अपने फायदे के लिए इन संसाधनों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र 80 यानी UNET प्रक्रिया का हवाला देते हुए साफ कहा कि जब महासभा में सभी आदेशों की कार्यकुशलता बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है, तो सुरक्षा परिषद के पुराने नियमों में इस दायरे के बहाने कयुक्ति बनता ही नहीं। भारत का यह कड़ा रुख सीधे तौर पर उन पश्चिमी ताकतों और अमेरिका के मुंह पर तमाचा था, जो दशकों पुरानी अप्रासंगिक कानून की आड़ में लेकर आज भी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, जबकि बदलती वैश्विक वास्तविकता उनके हिसाब से इन नियमों में बेबुनियादी बदलाव होना बेहद जरूरी हो चुका है। भारत ने इस संदर्भ में फिलिस्तीन का उदाहरण देकर संयुक्त राष्ट्र की घोर नाकामी और बड़ी महाशक्तियों के दोहरे रवैये को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, जहां दशकों से संघर्ष की परिस्थितियां बदलती रही और मध्यस्थता में नए ऊंचे दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों की कूटनीतिक नाकामियों के कारण आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि पुराने और थोपे गए मध्यस्थता के तरीकों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के खिलाफ बेहद उकसाने वाले और गीदड़ भभकी जैसे बयान दिए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तानी अगर भारत ने पानी का रुख मोड़ दिया तो वहां भयंकर जल संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए पाकिस्तान अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की मेजबानी का ढिंढोरा पीट रहा है, जो स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे, जिसका पूरा श्रेय लेने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कटोरा लेकर भीख मांगने की अपनी असली स्थिति को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। ईरानी राष्ट्रपति जिस विशेष विमान मिनाब 167 से इस्लामाबाद पहुंचे, वो नाम ही अमेरिकी और इजरायली ताकतों के लिए उस क्रूर और खूनी चेहरे को बयान करने के लिए काफी है, जिसने ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हवाई हमला करके तकरीबन 170 बेकसूर बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। यह दौरा एक तरह से अमेरिका की उन साम्राज्यवादी और आक्रामक नीतियों को सीधी चुनौती देता है कि वह मध्य पूर्व और एशियाई देशों पर अपनी धौंस जमाने के लिए हमेशा बनाता रहेगा। अमेरिका को अपनी अकड़ ढीली करते हुए ईरान की फ्रीज किए गए 12 अरब डॉलर की भारी भरकम और मजबूरन रिहा करना पड़ा और प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देनी पड़ी, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका की दादागिरी और प्रतिबंधों की राजनीति अब वैश्विक मंच पर हमेशा काम नहीं आने वाली और उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। पाकिस्तान की जमीन से संचालित होने वाले आतंकी गुट खुद ईरान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में इस दौरे के दौरान व्यापार, ऊर्जा और समीक्षा या सीमा सुरक्षा के लिए लंबे चौड़े दावे किए गए। उनकी हकीकत महज एक कूटनीतिक दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि दो मुही नीति अपनाने वाले कभी अमेरिका तो कभी चीन के इशारों पर नाचने वाले पाकिस्तान पर कोई भी गंभीर वैश्विक शांति कभी पूरी तरह भरोसा कर ही नहीं सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर पाकिस्तान का ये कृत्य उसकी कूटनीतिक हताशा और लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है।
जो हर बार मात खाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने दुनिया के सामने ये हकीकत रख दी कि पाकिस्तान का मकसद कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालना था ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस पावन और महत्वपूर्ण संस्था के नियमों की धज्जियां उड़ाने में जुटा रहता है। बीजिंग की शय पर उछलने वाले इस्लामाबाद को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कूटनीति में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, और जब भारत जैसा मजबूत राष्ट्र डंके की चोट पर सच बोलता है तो पाकिस्तान जैसे करीबी देशों के पास छिपने के लिए कभी भी कहीं भी जगह नहीं बचती। पाकिस्तानी हुकूमत की रग रग से वाकिफ भारत ने इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया कि जो मुल्क खुद बुनियादी सहूलियतों के हिसाब से तरस रहा हो, जहां की आवाम आटे और बिजली के लिए सड़कों पर दंगे कर रही हो, उस मुल्क के हुक्मरान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कश्मीर का झूठा विलाप शुरू कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार ने जिस तरह से द्विपक्षीय मसले को एक अनौपचारिक बैठक में घसीटने का घिनौना प्रयास किया, उसने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान को ना तो संयुक्त राष्ट्र के नियमों की परवाह है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की शाख। सुरक्षा परिषद की तथाकथित आर्य फॉर्मूला बैठक में जिस तरह पाकिस्तान ने अपने सह अध्यक्ष पद का गलत फायदा उठाया, उसने ये उसकी कूटनीतिक दिवालियापन की दास्तां बयां कर गया। डियोगो अरिया के नाम से शुरू हुई गए इस अनौपचारिक प्रारूप का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत को घेरने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारतीय कूटनीति के मजबूत और अड़िग रुख ने उसके इस भ्रम को चंद सेकंड में चकनाचूर कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कितना खोखला, बेबुनियादी और केवल कागजी प्रोपेगेंडे तक ही सीमित है। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम की कहानी अब खुद उनके कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ रही है, जहां की जनता पाकिस्तानी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। इस्लामाबाद के सुरक्षा बलों ने जिस बेरहमी और वैश्यपन के साथ वहां के नागरिकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान के उस क्रूर चेहरे को उजागर कर दिया जो वो हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। अकेले इस महीने में भीतर हुए खून खराबे और 20 मौतों ने यह साबित कर दिया कि मानव अधिकारों की दुहाई देने वाला पाकिस्तान खुद अपने ही नागरिकों का सबसे बड़ा कसाई बन बैठा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जिस तल्ख और बेबाक लिहाज में अमेरिका और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, उसने संयुक्त राष्ट्र के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। भारत का इस सख्त रुख इस बात का गवाह है कि नया भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने खिलाफ किए जा रहे झूठ प्रचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब वो दौर बीत चुका है जब वो कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह कर लिया था। अब दुनिया उसकी असलियत जान चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के 80वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही भारत ने इस वैश्विक संस्था के भीतर फैले भ्रष्टाचार और पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया। भारत ने साफ कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने नियमों और आदेशों की समीक्षा कर रही है तो सुरक्षा परिषद को इससे अछूता क्यों रखा गया। ये मांग सीधे तौर पर उन चुनिंदा देशों और तथाकथित या ताकतों को एकाधिकार को चुनौती देती है जो सुरक्षा परिषद को अपनी निजी जागीर समझने की मनमर्जी का फैसला लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 के तहत मध्यस्थता और वार्ताकर्ताओं को पुराने पड़ चुके प्रावधानों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि समय के साथ नियमों का बदलना लाजमी है। दशकों पुराने नियम आज भी बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। भारत का ये तर्क उन ताकतों के लिए एक बड़ा झटका है जो इतिहास की बासी पन्नों की आड़ में लेकर आज भी अपनी नाजायज और हिंसक हरकतों को जायज ठहराने का नाटक करती है। फिलिस्तीन संकट का उदाहरण देकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र और उसकी सरपस्त महाशक्तियों के दोहरे चरित्र को पूरी तरह बेनकाब कर दिया।
दशकों चले आ रही मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो इसका मतलब साफ है कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से खोखली और बेकार हो चुकी है। उन ताकतों की नाकामी का जीता जागता सबूत है जो खुद को दुनिया का चौधरी समझती है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है। ये पूरी कूटनीतिक जंग उस वक्त और गंभीर हो जाती है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सिंधु जल समझौते को लेकर गीदड़ भभकियां देने लगते हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की उसकी हरकतों की वजह से अगर भारत ने कड़ा रुख अपनाया तो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। भारत ने पहले ही जता दिया है कि आतंकवाद और बातचीत का ये समझौता एक साथ नहीं चल सकता और पाकिस्तान को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी बदहाली और पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाने से खौफ से कांप रहा पाकिस्तान अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की मेजबानी करके खुद को एक बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी दिखाने की नाकाम कोशिश में जुटा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया समझौते की आड़ में पाकिस्तान खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत आप और हम सब जानते हैं। सबको पता है कि कर्ज के बोझ के तले दबाव और अंदरूनी कलह से जूझ रहा पाकिस्तान खुद बेसाखियों पर टिका हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति का विमान मुनाब 168 के बारे में हमने आपको जैसा बताया, वो ये बात है कि अमेरिका और इजरायली साम्राज्यवादी ताकतों के बीच उस वह विषय याद दिलाता है जिसने मासूम बच्चियों के स्कूलों को मलबे में तब्दील कर दिया था। ये दौरा एक तरह से अमेरिका की उन तानाशाही और आक्रामक नीतियों को करारा जवाब दे रहा है और ये बता रहा है कि कितना पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति है, कभी इस खाने में तो कभी उस खाने में। हमेशा जहां उसे अपना फायदा दिखता है पाकिस्तान वहां अपना कटोरा उठा के चल देता है, कभी अमेरिका के पीछे तो कभी ईरान के पीछे। अमेरिका के प्रतिबंधों वाली राजनीति अब दम तोड़ रही है और उसे मजबूरन ईरान के फ्रीज करे गए $12 अरब छोड़ने पड़े। वॉशिंगटन की यार्ड जिस तरह से समझौते के बाद ढीली हुई है, उसने साफ कर दिया कि अब पूरी दुनिया किसी एक महाशक्ति के इशारों पर नहीं चलेगी। अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली ये ढील इस बात का सबूत है कि दादागिरी की राजनीति का अंत निश्चित है। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में खुद को श्रेय दिलाने के लिए झटपटा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है उसकी खुद की हैसियत इस खेल में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली ज़र्दारी के द्वारा दिया गया यह भव्य स्वागत महज एक सियासी तमाशा है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच की कड़वी सच्चाई किसी भी तरह छिपी नहीं है। सीमा पर लगातार होने वाले आतंकी हमले और गोलाबारी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकवाद को आतंकी खुद ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में व्यापार और सीमा सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो महज कागजी शेर हैं। पाकिस्तान की पुरानी और घिनौनी आदत रही है कि वो कभी अमेरिका के तलवे चाटता है तो कभी चीन की गोदी में बैठ जाता है और मौका मिलता ही ईरान से वफादारी का नाटक करता है। इस तरह की दोगली और दोमुही नीति अपनाने वाले मुल्क पर कोई भी स्वाभिमानी और गंभीर वैश्विक शक्ति कभी भरोसा नहीं कर सकती। पाकिस्तान का कूटनीतिक इतिहास फरेब और गद्दारी से भरा पड़ा है, जिसे पूरी दुनिया अब अच्छी तरह समझ चुकी है। आखिर में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं और उसकी नापाक चालों को नाकाम किया है, उससे ये साफ संदेश दिया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। पाकिस्तान चाहे जितने भी पैंतरे आजमा ले, कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इसी तरह जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा और दुश्मन की हर चाल को उसी की तरह या उसी की भाषा से कुचलने का अच्छी तरह फॉर्मूला जानता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।